अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आप लोगों को? जैसे मैम आ रही है। अच्छा, आज हम लोगों ने एरोसोल्स पढ़ना है। असल में हम लोगों ने डिस्पर्स सिस्टम स्टार्ट किया था जिसमें हम इमल्शन, सस्पेंशन और लिनामेंट लोशंस वगैरह पढ़ चुके हैं। आज हमने एरोसोल पढ़ना है। एरोसोल की डेफिनेशन है, एरोसोल्स आर द प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म्स containing one or more active ingredients which upon actuation emit a fine dispersion of solid and liquid in the gaseous form। इसमें कहते हैं कि जो आपकी ड्रग होगी वो हमेशा सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में होगी, लेकिन उसमें जो डिस्पर्शन मीडियम होगा वो गैस होगी। ठीक है, क्योंकि हमने कहा था कि जो डिस्पर्स सिस्टम है उसके दो कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम। जो डिस्पर्स फेस है इस केस में सॉलिड और लिक्विड है, और डिस्पर्शन मीडियम आपके पास गैस होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपके मोर देन वन एक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे जिनको जब आप एक्चुएटर प्रेस करोगे तो ये डिस्पर्शन, फाइन डिस्पर्शन की फॉर्म में सॉलिड या लिक्विड जो है उस कंटेनर में से बाहर आएगा। तो इसको हम कहेंगे ये है प्रेशराइज्ड डोजेज फॉर्म। ये इटसेल्फ ड्रग नहीं है, ये एक डोजेज फॉर्म है। The liquid or the solid drug जो है that are dissolved or suspend in the gas, these are called dispersed phase, while the gas is called dispersion medium। जो इसमें जो बेसिकली हम गैस यूज करते हैं उसको हम प्रोपेलेंट कहते हैं। जो एरोसोल्स के कंपोनेंट है उसमें प्रोपेलेंट है, कंटेनर है, वॉल्व असेंबली है, एक्चुएटर है, और फोर्थ पर प्रोडक्ट कंसंट्रेट आता है। जो प्रोपेलेंट है ना, ये बेसिकली केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि वो प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे क्या होता है कि कंटेनर के अंदर जो भी आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट हो या जो भी ड्रग प्रोडक्ट हो वो उसमें से एक्सपेल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल। तो बेसिकली ये प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम कंटेनर के अंदर फिल करते हैं, ताकि आपने जो भी इसके अंदर डोजेज फॉर्म पैक की हुई है जब आप एक्चुएटर प्रेस करो तो वो ड्रग उसमें से बाहर आ सके बाय ओपनिंग द वॉल। इसमें ज्यादातर जो हम प्रोपेलेंट यूज करते हैं वो ब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, जिनमें डाईफ्लोरोइथेन आ जाता है, डाई क्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन वगैरह ऐड होते हैं। सेकेंड है आपके पास कंटेनर। कंटेनर आपको पता है पैकेजिंग में आते हैं ये, ठीक है। ये टिन प्लेट के भी हो सकते हैं, एल्यूमिनियम का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी, या ग्लास मटेरियल का भी। इसका पर्पस ये होगा कि प्रोडक्ट कंसंट्रेट हो या प्रोपेलेंट हो उसको इसके अंदर इजीली पैक किया जा सकता है। वॉल्व असेंबली है, ये बेसिकली कंटेनर के अंदर जो भी आपने कंटेंट ऐड किया है उसको बाहर निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसका इन डिजायर्ड फॉर्म एंड इन द प्रॉपर अमाउंट, कि आपको जितनी डोज रिक्वायर होती है उतनी ही इस वॉल्व असेंबली में से बाहर आती है। हम वॉल्व असेंबली की बात करें तो उसका जो पहला पार्ट है वो है माउंटिंग कप। ये जो माउंटिंग कप होता है ये बेसिकली ये वॉल का मेन पार्ट है जो कि कंटेनर के साथ अटैच होता है, और ये टिन का बना होता है। मीन से उसका जो आपको नजर आ रही होती है वो माउंटिंग कप कहलाती है। एल्यूमिनियम का भी हम यूज कर सकते हैं। हाउसिंग जो है ये बेसिकली डिप ट्यूब की अटैचमेंट है, जहाँ ये इसके साथ अटैच हुआ था। डिप ट्यूब आप समझती हो, जो कंटेनर के अंदर पाइप नजर आ रहा था, परफ्यूम की बोतल अगर आप उसको कंसीडर करें तो उसमें जो पाइप नजर आ रहा होता है कंटेनर के अंदर वो डिप ट्यूब कहलाती है। तो डिप ट्यूब जहाँ पर अटैच हुआ होता है कंटेनर के साथ, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ये है हाउसिंग। ये नायलॉन की बनी हुई होती है। स्टेम जो है ये बेसिकली एक्चुएटर को सपोर्ट कर रहा होता है, और इसका पर्पस ये होता है कि जब भी आप बटन प्रेस करोगी दोबारा उसको उसी असल फेज में जब वापस लेकर आएगा। ये नायलॉन का भी बना हो सकता है, ब्रास का भी हो सकता है, या फिर स्टील का भी हो सकता है। गैस्केट जो है ये बेसिकली लीकेज से बचाता है। कि आपने देखा होगा जो भी हमारे पास एरोसोल्स कंटेनर्स होते हैं ना उनमें रबर की सील लगी होती है। वो इसलिए होती है कि अगर आप इसको कंटेनर को उल्टा सीधा भी करोगे तो तब भी उसमें से जो लिक्विड है या सॉलिड ड्रग है वो उसमें से लीक ना करे। ये ज्यादातर जो गैस्केट होते हैं ये रबर के बने हुए होते हैं। स्प्रिंग का आपको पता ही है, डिप ट्यूब के साथ अटैच होता है। उसका पर्पस क्या होता है कि जब आप एक्चुएटर जो मेन बटन होता है उसको प्रेस करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट करता है, और वो प्रेशर किसकी वजह से, स्प्रिंग की वजह से है। जैसे आप बटन प्रेस करते हो दब जाते हैं, स्प्रिंग जो होता है वापस में सिकुड़ जाता है, और जो लिक्विड है वो डिप ट्यूब के अंदर फिल हो जाता है। जैसे ही आप उसको एक्चुएटर को छोड़ते हो उस बटन से, थंब को रिमूव करते हो, तो क्या होता है कि जो लिक्विड डिप ट्यूब के अंदर फिल था ये बाहर आ जाता है और दोबारा अपनी असल पोजीशन पर एक्चुएटर आ जाता है। डिप ट्यूब कंटेनर के अंदर फॉर्मुलेशन को बाहर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका जो डायमीटर होता है वो फॉर्मुलेशन टू फॉर्मुलेशन वेरी करता है।
कि अगर आपकी सॉलिड है या लिक्विड फॉर्मुलेशन है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्यूब का साइज कंसीडर। एक्चुएटर जो है ये बेसिकली एरोसोल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको डिलीवर करने के लिए डिजायर्ड शेप डिजायर्ड फॉर्म में उसको इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास एक्चुएटर्स हैं वो 4 तरह के हैं। स्प्रे एक्चुएटर्स होते हैं, फोम एक्चुएटर्स हैं, सॉलिड एक्चुएटर हैं और स्पेशली डिजाइंड एक्चुएटर्स भी हैं जो कि नेजल थ्रोट कैविटी के लिए इस्तेमाल। अब जो स्मॉल स्प्रे एक्चुएटर है उसकी जो ओपनिंग होती है वो बड़ी स्मॉल रखी जाती है क्योंकि उसमें जो लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट आना होता है। फोम एक्चुएटर जो है उनकी ओपनिंग लार्ज ऑफिसेज होती हैं उसके। और जो सॉलिड एक्चुएटर है उसके लिए हम लार्ज ऑरिफिस यूज करते हैं ताकि जैसे हमें सॉलिड प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाला जा सके। और इसके अलावा जो स्पेशली डिजाइन है पहले मैंने बता दिया कि ये नेजल थ्रोट या आई कैविटी के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो मीटर्ड वॉल्व है ना ये बेसिकली स्पेशली डिजाइन किए हुए वॉल्व हैं जिसमें से ऑटोमेटिकली जो ड्रग है वो बाहर आती है और फिर ये स्टॉप कर देते हैं वर्किंग को। मीन्स क्या, समटाइम क्या करते हैं पेशेंट जो पफ है वो एक्चुएटर का जो बटन है ना वो एक की बजाय 2 दफा प्रेस करते हैं। तो अब जब 2 दफा प्रेस करेंगे तो दोनों दफा उसमें से ड्रग बाहर आएगी। सपोज डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है कि वो 3 mg लेंगे और हम कहते हैं कि एक दफा एक्चुएटर को प्रेस करने से 3 mg ड्रग उसमें से बाहर आती है कंटेनर में से। तो जब आप सेकंड 2 दफा करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि डोज डबल हो जाएगी। तो उन पेशेंट्स के लिए हम क्या करते हैं एक वॉल फिट कर देते हैं जिसके अंदर आपने कैलकुलेशन जो रीडिंग है आपने उसको कमांड दे दी जाती है कि आपने 1 टाइम पुश करना है या सेकंड टाइम। तो उसमें एक टाइम नोट कर दिया जाता है कि एक दफा अगर पुश किया जाएगा तो ड्रग उस कंटेनर से बाहर आएगी। आफ्टर 6 8 आवर्स के बाद जब उसको दोबारा पुश किया जाएगा तो देन उसमें से ड्रग निकलेगी। अगर आप एट द स्पॉट 2 दफा या 3 दफा उसको पुश करते हो तो एक ही दफा जस्ट मेडिसिन आएगी, दोबारा मेडिसिन उसमें से बाहर नहीं आएगी। तो ये बेसिकली मीटर डोज इनहेलर से होते हैं, वो इस में हम मीटर्ड वॉल को यूज करते हैं। प्रोडक्ट कंसंट्रेट बेसिकली वो आपकी फॉर्मुलेशन है जो कंटेनर के अंदर पैक है, उसमें आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट भी होगा, सॉल्वेंट सिस्टम भी होगा, प्रिजर्वेटिव भी ऐड किए गए होंगे, एंटीऑक्सीडेंट भी और सर्फेक्टेंट्स वगैरह जितने भी इसके फॉर्मुलेशन के इंग्रेडिएंट्स हैं सारे के सारे इसमें ऐड किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी मैम। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास इनहेलेशंस हैं। इनहेलेशंस आपको पता है ये वो ड्रग्स या सॉल्यूशंस होते हैं जिनको आपने बाय नेजल या ओरल कैविटी या रेस्पिरेटरी रूट से हमने इसको एडमिनिस्टर करना होता है। इसमें लिक्विड ड्रग भी हो सकती है, सॉलिड ड्रग भी हो सकती है जिसको आप थ्रू लंग्स बाय विद द हेल्प ऑफ नेजल या रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको इनहेल करते हो। कहते हैं कि इफ द इंग्रेडिएंट्स आर द वोलेटाइल एट अ रूम टेम्परेचर में बी प्लेस्ड ऑन द एब्जॉर्बिंग पैड एंड इनहेल्ड देयरआफ्टर। वो कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आपकी जो इसके अंदर ड्रग पैक है वो वोलेटाइल है कि अगर आप इसको रूम टेम्परेचर पर रखोगे तो वो एवेपोरेट हो सकती है, तो स्टील के हम एब्जॉर्प्शन पैड लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो ड्रग है वो इसके अंदर ही एब्जॉर्ब रहती है। In other cases, they may be added to the warm water and the vapors are inhaled for 5 to 10 minutes के लिए। जैसे कि एस्थमा के लिए जो हम नेबुलाइजर देते हैं इसमें क्या करते हैं कि ड्रग को हम ऐड कर देते हैं, उसके वेपर्स बनते हैं और उन वेपर्स को इनहेल किया जाता है। कहते हैं इसके अलावा अनदर ग्रुप ऑफ इनहेलेंट्स भी हैं जिनको आप नेजल कैविटी के थ्रू इनहेल करते हो, ठीक है। और जो इसमें जो डिवाइस होती है उसमें जो इनहेलेंट है वो हम विद द हेल्प ऑफ इनहेलर जो है उसको इनहेल करते हैं। इनहेल ड्रग को इनहेल करने के लिए जरूरी है कि वो या तो अगर सॉलिड ड्रग है या सोल्यूशन है तो उसको लंग्स तक पहुंचना जरूरी है, ब्रोंकियल ट्री तक पहुंचना जरूरी है। यही वजह है कि जो भी आपकी ड्रग होगी उसका जो पार्टिकल साइज है वो फ्यू माइक्रोन में होना चाहिए क्योंकि साइज छोटा होगा तो वो इजीली एब्जॉर्ब किया जा सकता है या इनहेल किया जा सकता है और वो जो नेजल पैसेज है उसको वो क्रॉस कर सकता है। तो अगर आपके पास फाइन पार्टिकल्स हों इनहेलेशंस के तो हम इसको नेबुलाइजर कहते हैं। जो नेबुलाइजर होता है उसमें बेसिकली 2 उसके यूनिट हैं, एक एटोमाइजिंग यूनिट होता है और एक रबर बल्ब है। ये आप लोगों को मैं दिखा, ये जो पीछे आपको दीवार के साथ नजर आ रहा है वो ऑटोमाइजिंग यूनिट है और जो फेस पर लगाया गया है वो रबर बल्ब है। इनहेलेशंस जो एरोसोल्स हैं उनके 2 पर्पस हो सकते हैं, या तो आप उसको एज ए ह्यूमिडिफायर इस्तेमाल कर सकते हो या आप इसको एज ए वेपोराइजर यूज कर सकते हो। ह्यूमिडिफायर के तौर पर यूज करेंगे तो पूल मिस्ट की फॉर्म में ये बनेगा, ड्रग उसमें से बाहर आएगी यानी अल्ट्रासोनिक होना चाहिए। और जो वेपोराइजर है उसमें बेसिकली जो है स्टीम की फॉर्म में ये जो है वो ड्रग बाहर आएगी।
यूजेस क्या हैं कि आप हमेशा इनहेलेशंस जो है नेजल कंजेशन के लिए, नेजल कंजेशन से मुराद ये है कि जब नेजल कैविटी में किसी किस्म की कंजेशन हुई हो, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा हो या रेस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लेमेशन हुई हो, उस सूरत में हम इनको नेबुलाइजर्स या इनहेलर्स वगैरह को यूज करते हैं। जो स्प्रे है वो आपके पास इनहेलेशंस में ही स्प्रे आते हैं। जो स्प्रेज हैं ये एक्वस या तो ओरिजिनल सोल्यूशन होंगे, पॉसिबिलिटी है, या तो वो पानी होगा या फिर उसमें ऑयल का सोल्यूशन होगा, जिसमें आपकी जो ड्रग है वो सॉलिड फॉर्म में उसके अंदर डिवाइड की होगी या आपने डिस्ट्रीब्यूट की होगी। आपने उस ड्रग को इनहेल करना होगा या आपने उसको टॉपिकली स्किन पर अप्लाई करना होगा। ये जो स्प्रे होते हैं ज्यादातर लेरिंजाइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं, फेरेंजाइटिस के लिए या टॉन्सिलाइटिस एक्शन के लिए। लेरिंजाइटिस से मुराद है अगर लेरिंग्स कैविटी में, लेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हुई तो वो लेरिंजाइटिस है, और अगर फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन है तो वो फेरेंजाइटिस है, और अगर टॉन्सिल्स की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो वो ये टॉन्सिलाइटिस है। बट ज्यादातर जो हम इसको इस्तेमाल करते हैं फॉर लंग्स पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और लंग्स पर्पस के लिए जब हम इसको एटोमाइजर यूनिट में डालते हैं तो इसको हम नेबुलाइजर के टर्म में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास पाउडर या फ्लोर्स, अगर आपकी ड्रग लिक्विड फॉर्म में तो वो नेबुलाइजर में यूज की जा रही है, लेकिन अगर ड्रग सॉलिड फॉर्म में है, स्प्रे पाउडर की फॉर्म में इस्तेमाल करें तो हम इसको इंसफिलेटर्स भी कहते हैं। और जब भी आप इंसफिलेटर में ड्रग इस्तेमाल करोगे, उस ड्रग का जो पाउडर है उसका जो साइज है वो बहुत ही फाइन होना चाहिए। ठीक है। क्लास समझ आ गई? इसमें जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है वो वॉल्व असेंबली है। ठीक है। और बाकी जो है ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से है। मैम ये दोबारा बताएं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो वॉल्व असेंबली है ना वो इम्पोर्टेंट है, ओके। सारा ऑब्जेक्टिव है। स्टेम, हाउसिंग, गैस्केट, ये सारी चीजें। या कंपोनेंट्स की जी बात करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ एरोसोल्स, तो फिर आपको ये भी सब्जेक्टिव में आ सकता है जिसमें आप प्रोपेलेंट से स्टार्ट करोगे। जी ठीक। कंपोनेंट्स में मैम फिर एरोसोल का थोड़ा डिफाइन भी करना होगा पहले और जी, फिर उसको एरोसोल को कंपोनेंट। आपको डेफिनेशन बतानी होगी, और आप उसी जी कंपोनेंट्स में प्रोपेलेंट को डिफाइन करोगे, कंटेनर को डिफाइन करोगे, वॉल्व असेंबली को डिफाइन करके उसके सिर्फ पार्ट्स के नाम मेंशन करोगे। ठीक है। और जी प्रोडक्ट कंसंट्रेट को डिफाइन करोगे। लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आता है कि राइट नोट ऑन द वॉल्व असेंबली, तो फिर आपको वॉल्व असेंबली के जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो उसके पार्ट्स बिल्कुल करना होगा। बिल्कुल ठीक है। सही। बाकी सारा ठीक आपके पास ऑब्जेक्टिव है जिसमें इनहेलर्स हैं, नेबुलाइजर हैं, इंसफिलेटर्स हैं जी सही। वगैरह।